जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जनवाणी यानी कि जन जन की वाणी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि यदि आपके मन में किसी तरह की कोई शंका है या कोई प्रश्न है तो उसे उच्च अधिकारी जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित होते हैं उनके समक्ष रखा जाए और फिर उस समस्या का समाधान पाया जाए। तो आज जनवाणी कार्यक्रम में जो हमारा विषय है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, वो है मोबाइल रेडिएशन का मानव शरीर पर पड़ने वाला प्रभाव। क्योंकि मोबाइल आने के बाद दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है और हमारे मन में ये शंकाएं रहती है। हम अपने आसपास देखते हैं कितने टावर लग गए हैं, तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, तो शायद कितना रेडिएशन होता होगा। और गाहे बगाहे हम ये पढ़ते भी रहते हैं अखबारों में भी, नेट पर भी, कि इस मोबाइल से इतना रेडिएशन निकलता है, इस टावर से इतना रेडिएशन निकलता है। तो इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेष रूप से स्टूडियो में उपस्थित है संजय बंसल जी, जो कि निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश शिमला से खास तौर पर हमारे पास यहाँ पर पधारे हैं। संजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विजय जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। चर्चा को शुरू करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया कोट है जो नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी का है। हमें किसी चीज़ से डरना नहीं है, हमें उसको समझना है, और अगर हम उस चीज़ को समझ लेते हैं तो डर अपने आप चला जाता है। इसी उद्देश्य को लेते हुए मैं निदेशक तकनीकी संजय बंसल आपके बीच में हूँ। और आज मोबाइल, जो कि सभी मानव का दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जो धीरे धीरे इस तरीके से उड़ता जा रहा है कि वो अब सांस की तरह अनिवार्य हो गया है। हम अगर उसको कुछ देर के लिए अपने से दूर करते हैं तो अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी वो जो है महसूस करने लगते हैं। सीधी सी बात है, अगर हमें किसी चीज़ की पूरी समझ नहीं है तो संशय वहाँ पे है, संशय है तो संदेह है, और संदेह है तो डरना लाजमी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि डरना लाजमी है। जैसे कि आपने बहुत अच्छा अपना परिचय भी दिया है। ये जो मोबाइल फ़ोन है, पहले इसे एक जब शुरू में आया था तो इसे एक लग्जरी माना जाता था। ये शुरू में आपने देखा कि जब लगभग 1992 और 95 के बीच में, जब 95 में ये मोबाइल फ़ोन आए थे तो इसे एक लग्जरी माना जाता था। आज एक ये लग्जरी नहीं है, आज एक ये ज़रूरत है, नेसेसिटी है। एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक, चाहे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि इस मोबाइल का कितना उपयोग हुआ है। लोगों ने घर बैठे ऑनलाइन काम किए, इससे शुरू हो गया। लेकिन अब हम वहाँ पर ना जाकर सीधे यहाँ से अपनी बातचीत शुरू करते हैं कि जो रेडिएशन जिसे हम बात करते हैं, विकिरण, ये क्या है? तो विजय जी, शुरुआत में हम लेते हैं ये रेडिएशन या जो विकिरण है या मोबाइल फ़ोन जो उत्सर्जित करता है, वो रेडिएशन क्या है। आमतौर पे हम हर तरफ से विकिरण से घिरे हुए हैं। इसको प्रायतः हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएम रेडिएशन या ईएम वेव्स, तरंगे, इस तरीके से इन सब नामों से हम जानते हैं। अगर आज हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या कोई भी इस तरीके का उपकरण यूज़ करते हैं, वो कई तरीके के विकिरण जो है अपने से उत्सर्जित करता है। आप मानेंगे नहीं, हम सूरज की रोशनी, वो भी एक तरीके का विकिरण है, बिल्कुल रेडिएशन है जी। अगर हम देखें तो ये जो विकिरण है, आप टीवी ऑन करते हैं, आप रिमोट से बटन दबाते हैं, विकिरण उसमें से निकलता है और टीवी आपका ऑन होता है। तो अमूमन ये जो तरंग है, ये जो वेव है, ये ऊर्जा को एक उपकरण, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का साधन है जी। ये बेसिकली विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र के आपस के मेल के द्वारा ऊर्जा जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है जी। अब अगर हमें किसी भी चीज़ के बीच में कोई भी ऊर्जा का आदान प्रदान करना है तो या तो वो तार के थ्रू होगा या वो बेतार के थ्रू होगा। बिल्कुल। तार आपके सामने है, और अगर वो बेतार है तो तरंगों का साधन, तरंगों का माध्यम हमें लेना पड़ेगा जी। लेकिन जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, ये तरंग जिनकी इकाई, जिनकी यूनिट, जिसको मापने की यूनिट हर्ट्ज होती है, वो तरंग आज हमारे बीच में 1 हर्ट्ज से लेके 10 के घात 20 मतलब 10⁻20 हर्ट्ज तक की सारी तरंगे हमारे इस वातावरण में हैं। जी।
जो बाहर के वातावरण वायुमंडल से भी आ रही है, हम अपने जितने उपकरण काम में लेते हैं उनसे उत्सर्जित हो रही है, सूरज जो प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमारे पास भेज रहा है, इस तरीके से ये विकिरण 1 हर्ट्ज से लेके इतने बड़े, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, फैला हुआ है जी। इस विस्तृत स्पेक्ट्रम को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम ये समझ पाएंगे क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या चीज हमारे लिए गलत है। मेरी बात समझे जी। तो हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम है। रेडिएशन को जनरली जो आम आदमी समझता है वो इस तरीके से समझता है कि रेडिएशन से आदमी अगर रेडिएशन के संपर्क में आता है तो बीमारियां होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रेडिएशन से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। अगर मैं इस पूरे स्पेक्ट्रम की बात करूं तो सबसे ऊपर जो मैंने आपको कहा कि टेरा हर्ट्ज या 10 के पावर 20 घात की जो फ्रीक्वेंसी वाली जो सिग्नल है, गामा रेज, वो बहुत घातक है। गामा रेज जो है शरीर के अंदर अवशोषित होती है और उनके द्वारा कोशिकाओं में मूलभूत परिवर्तन हो जाता है जी, जिसके कारण कई सारी बीमारियां अपने शरीर के अंदर पनप सकती हैं। नीचे आते हैं एक्सरेज, आप भली भांति जानते होंगे। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। बिल्कुल। आजकल किसी भी बीमारी होती है, कोई भी बीमारी होती है तो हम सिटी स्कैन कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, उसमें ये रेडिएशन यूज़ होता है। ये रेडिएशन भी कोशिकाओं में मूलभूत बदलाव ला सकता है। इसलिए इसके उपयोग में हमें बहुत समझदारी और बहुत सारे मानकों को ध्यान में रखना पड़ता है जी। उसके नीचे और आते हैं तो हमारे पास आती है पैराबैंगनी किरणें। अब ये सूरज से आ रही हैं। पैराबैंगनी किरणें जो होती हैं ये भी घातक है, जिसको वायुमंडल के ऊपरी सतह पे जो ओजोन की परत है वो अवशोषित कर लेती है, जो कि नीचे तक नहीं आ पाती और मानव कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाती है। उसके बाद आपकी रोशनी जी, एंड रोशनी मानव शरीर के लिए घातक नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। उससे नीचे जब हम आते हैं तब हमारे पास जो रेंज बचती है, उस रेंज के अंदर हम जितने भी विकिरण या जितनी भी तरंगे हम उपयोग में लेते हैं वो रेडियो तरंगे कहलाती है जी, जिससे हमारे ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे आपका टीवी हो, रेडियो हो, मोबाइल हो, सैटेलाइट हो, ये सभी इन्हीं तरंगों को काम में लेके और जो सेवाएं हैं वो प्रदान करते हैं जी। उसके नीचे आते हैं तो आप माइक्रोवेव ओवन तो आप जानते होंगे जी। उसके और आप चलें तो कई सारे खिलौने, ब्लूटूथ, आपके जितने भी ये उपकरण हैं उन सब में इन तरंगों का उपयोग होता है। तो अगर मैं इस यात्रा को देखूं तो हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों से जब चले तो वो खतरनाक से धीरे धीरे वो रोशनी पे आई जो कि खतरनाक नहीं है और उसके नीचे उन तरंगों पे आई जो वाकई में खतरनाक नहीं है। मैं आपकी बात को यहाँ पर रोकूंगा। आपने 2 तरह की बातें कही है, इतनी जो आपने चीज़ बताई है जो मुझे समझ आ रहा है, इसमें 2 तरह की फिर रेडिएशन है, एक मानव निर्मित और एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। तो 2 तरह की फिर ये हुई तरंगें हुई फिर ये जी। तो जो नेचुरल होती है वो तो हमारे लिए खतरनाक नहीं है, जो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं। जो मानव निर्मित है वो कैसे खतरनाक है फिर? विजय जी, मैं इस प्रश्न को कुछ इस तरीके से डालूंगा। जो ये पूरा स्पेक्ट्रम हमारे बीच में है इसको मैं 2 भाग में विभाजित करूंगा जी। वो तरंगे जो अगर हमारे शरीर के अंदर जाती है तो वो आयनित कर देती है जी, जिसको हम कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। और कुछ तरंगे जिनके संपर्क में अगर हम आते हैं वो आयनित नहीं करती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। ये सही तरीका होगा अगर हम रेडिएशन के प्रभाव को परखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो जो गामा रेज हैं, जो एक्स रेज हैं, ये सारी रेज जो हैं वो आयनित कर देती है, आयनाइजिंग रेडिएशन कहलाती है। जो रेडियो वेव्स हैं, जो सनलाइट है, ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है जो आयनित नहीं करती है। तो जो आयनित करती हैं वो कोशिकाओं में मूलभूत परिवर्तन करती है। जो आयनित नहीं कर सकती है वो कोशिकाओं में अवशोषित होने के बाद मूलभूत परिवर्तन नहीं कर पाती है, जिससे कोई विकार हमारे शरीर में नहीं पड़ेगा। हम इसको प्राकृतिक और नॉन प्राकृतिक दोनों चीजें
दोनों तरीके से हम नाप सकते हैं, लेकिन अगर हम सनलाइट की बात करें तो लाइट तो हम बल्ब जला के भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी तरंगे हैं वो हम भी अपने उपकरणों के माध्यम से उत्सर्जित कर सकते हैं। तो सूर्य की किरणें हैं, उसे तो हम विटामिन डी कहते हैं। उसे तो हम सुबह सुबह कहते हैं कि अगर हमने विटामिन डी नहीं लिया है तो मेरी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। और दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन है जो कि मानव निर्मित है, उसमें जो रेडिएशन आ रहा है उसको जो कितना रेडिएशन है, कितनी तरंगे आपके मोबाइल में रेडिएशन जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको देखते रहना होगा हमारा आज का ये खास जनवाणी कार्यक्रम। तो मोबाइल फ़ोन पे फिर ये तो इसका मतलब ज़्यादा घातक हुआ फिर रेडिएशन में। मैंने आपको ये कहा कि जो आयनित नहीं करते हैं, जी बिल्कुल, ऐसी तरंगे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये तरंगे जब अवशोषित होती है मानव शरीर में, उससे ऊष्मा जरूर पैदा होती है, बट हमें इन तरंगों का जो अवशोषण का मानक है, हमें इन तरंगों का जो उत्सर्जन का मानक है, उसको अगर हम निर्धारित करते हैं और हम अगर उत्सर्जन उन मानकों के अनुसार से करते हैं तो ये तरंगे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या मानक हैं, किस तरीके से ये मानकों का हम लोग पालन और अनुपालन कराते हैं, और ये पूरी तरीके से मानव शरीर के लिए सुरक्षित हैं। जी, जब हम इन मानकों के बारे में बात करते हैं तो जैसा आपने कहा कि जब मोबाइल फ़ोन जो है प्रचलन में काफ़ी आया जी, तो धीरे धीरे जब ये चिंता का विषय भी रहा कि भाई इनके लगातार प्रयोग से क्या ये कहीं शरीर के अंदर कोई ना कोई मूलभूत जो है बीमारी, इस तरीके की चीज़ें ना हो, इस तरीके के शोध कार्यों में काफ़ी विश्व स्तर पे काफ़ी कार्य हुआ। और आप मानेंगे भारत तो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ, बट उससे पहले जो है यूरोपियन कंट्रीज़ और यहाँ पे मोबाइल सेवाएं काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी थी। यहाँ पे कई प्लेटफॉर्म पे ये शोध कार्य चलता रहा। जब मोबाइल व्यापक रूप से पूरे विश्व पे छा गया, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो अपने संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है, उसने इस मुद्दे पे पूरे विस्तार से इस मुद्दे पे विचार विमर्श किया, शोध कार्यों को अध्ययन किया, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बनाई, हर देश के जो एक्सपर्ट थे उनके साथ मिलके, और कुछ मानक इस तरीके से बनाए जो कि अगर हम उपयोग में इनके मोबाइल रेडिएशन के उत्सर्जन के उन मानकों को ध्यान में रख के अगर हम काम करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए कतई घातक नहीं है। 96 में ये कार्यक्रम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चालू किया, और 1998 में एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन फॉर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन करके जो संस्था है, उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी किए 1998 में, जिसके अंदर ये बताया गया कि अगर हम कहीं पे हैं और वहाँ पे मोबाइल रेडिएशन आ रहा है तो उसका अगर इतना पावर है तो वो मानव शरीर के लिए नुकसानदेह नहीं है। जी, 2008 आपकी बात को भी यहाँ पर रुकूंगा, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि कितना रेडिएशन मेरे मोबाइल में आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, मैं उस दायरे में जी रहा हूँ, वो कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही सवाल है आपका। तो अब इस पूरी यात्रा को मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। तो जब ये मानक, क्योंकि मोबाइल भारत में भी बहुत हद तक आ चुका था जी, और आप मानेंगे नहीं, 2001 में जहाँ पे 4 करोड़ मोबाइल के आसपास थे, 2011 में ये 80 करोड़ मोबाइल के आसपास आ गए, और आज 2000 अगर मैं 20 की बात करूं तो ये जो है 120 करोड़ मोबाइल के आसपास है। यानी तो कि हर एक भारतीय के पास एक मोबाइल है। तो जाहिर सी बात है कि इसके मानक जो है हमें बनाने थे। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें उपयोग में लाना है तो हमें उसके सबसे पहले तो मानक बनाने हैं जी। मानक बनाने के बाद हमें उन मानकों का पालन करवाना है जी। मानकों का पालन कराने के बाद हमें ये देखना है कि वो मानक सही से पालन कर रहे हैं, उनमें कोई ऑपरेटर जो है उन मानकों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो उचित दंड की व्यवस्था भी करनी है जी। तो हमें चार स्टेप में इस पूरे कार्यक्रम को करना था। तो सबसे पहले तो मानक बनाए गए। तो 2008 में जो मानक विश्व स्तर पे लागू किए गए थे वो मानक जो है भारत के अंदर लागू कर दिए गए, जिसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी रेंज था उसमें यह बताया गया कि 1 वाट से कम जो रेडिएशन की जो पावर होनी चाहिए 1 वाट पर वर्ग मीटर से कम किसी भी जगह पे होनी चाहिए। अगर वो 2000 मेगाहर्ट्ज
से ऊपर की है और 2000 अगर मेगाहर्ट्ज से नीचे की है तरंगे, तो उस फ्रीक्वेंसी तरंग को हम अगर 2000 से डिवाइड करते हैं तो उतनी पावर पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। मेरी बात समझे? इसका मतलब हम कहीं भी इस नेटवर्क में कहीं पे भी जाएं, उस जगह पे मोबाइल की पावर 1 वाट पर स्क्वायर मीटर से कम होनी चाहिए जी। 2008 में ये दिशा निर्देश आए। 2000 उसके बाद हमें इनका अनुपालन किया। 2010 में हमने जो है इन दिशा निर्देशों को हमें ऑपरेटर को दिया, उन्होंने इनका अनुपालन किया। 2012 में एक कमेटी बनाई गई जो इंटरिम मिनिस्ट्रियल कमेटी थी। उस कमेटी ने कई जांचों को देखा, कई तरीके के शोध कार्यों को देखा और वो मिनिस्ट्रियल कमेटी ने एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मानक सिद्ध हुए हैं, जो मानक लगाए गए हैं, जो आपने 2008 में लगाए हैं, आप उससे भी 10 गुना कम मानक लगाएं। तो जो 10 वाट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे था, वो 1 वाट हमारे यहाँ पे लगाया गया कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे 1 वाट पर स्क्वायर मीटर का पावर रेडिएशन आना चाहिए जी। यानी कि जो आपका जो मोबाइल फ़ोन है तो उसमें 1 वाट से ऊपर रेडिएशन नहीं होना चाहिए। फिर नहीं, जो मोबाइल टावर से जो रेडिएशन आपके यहाँ पे आ रहा है, वो मोबाइल टावर के रेडिएशन का जो पावर है वो 1 वाट पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं पर स्क्वायर मीटर से। ओके। ये मानक अंतर्राष्ट्रीय मानक से 10 गुना ज़्यादा कड़े थे। इसको हमने 2012 में इम्प्लीमेंट किया। 2013 में हमने विस्तृत दिशा निर्देश द्वारा सभी ऑपरेटरों को दिए, जिसमें हमने कई कड़े कदम उठाए। इसमें हमने पेनल्टी का भी प्रावधान रखा। इसमें हमने ये भी बताया कि अगर कोई भी मोबाइल टावर रेडिएट होता है, कोई भी मोबाइल टावर चालू होता है, तो उसको सेल्फ सर्टिफाइड वो ऑपरेटर करेगा, ताकि वो जो है इन मानकों को के अंतर्गत ही जो है ऊर्जा जो है रेडिएट कर रहा है। मैं आपकी बात को मतलब यहाँ पर रुकूंगा। आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हो। मान लीजिए कोई टावर जो ऑपरेटर है, जो स्तर है रेडिएशन का, उससे कहीं ज़्यादा वो रेडिएशन वहाँ से फैला रहा है। जैसे आपने कहा, आपने जुर्माने का प्रावधान कर रखा है, जुर्माना लगा दिया, उसने जुर्माना पे कर दिया, स्थिति एज इट इज़ बनी रही है वहाँ। तो उसने तो देखा कि इतना जुर्माना तो मुझे हो गया है, तो लेकिन उसने उसको ठीक नहीं किया है। तो ये कैसे फिर आप उसको चेक करते हो? फिर जब भी इस तरीके का कोई वाकया होता है जहाँ पे टावर का जो रेडिएशन है ज़्यादा पाया जाता है, उसके 15 दिन के अंदर उसको सही करके सेल्फ सर्टिफिकेशन उस ऑपरेटर को करना होता है। हम उसको चेक भी करते हैं और अगर वो सही नहीं करता है और सर्टिफिकेशन नहीं देता है तो उस पर पेनल्टी का अलग से प्रावधान है। और अगर 60 दिन के अंदर सर्टिफिकेशन नहीं देता है तो उस टावर को हटाने का पूरा प्रावधान है। इस तरीके से लेकिन उस 60 दिन तक तो 60 दिन का लगभग 2 महीने तक तो जो रेडिएशन फैला है उसके लिए फिर कौन जिम्मेवार होगा? आपका विभाग या फिर वो ऑपरेटर? जहां तक हम लोग इन टावरों को चेक करते हैं, इन टावरों में अगर मानक से बहुत ज़्यादा रेडिएशन है जो अमूमतः पाया नहीं गया है, लेकिन अगर ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा आता है, तब हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो पूरी कार्रवाई करता है ताकि इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से वो जो रेडिएशन है वो तुरंत कम किया जाए। उसको हम लोग चेक भी करते हैं और जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है हम जल्द से जल्द मंगाने की कोशिश करते हैं जी। और हम ये कोशिश करते हैं कि ये जो रेडिएशन है जो मानक से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, अगर उस लेवल में है, इमीडिएटली हम उनको इंटीमेट करते हैं और उसको मानक के अंतर्गत लाने की हम तुरंत से तुरंत कार्रवाई करते हैं। देखिए, आप बंसल साहब बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों से साझा कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो बात है वो बहुत मुझे लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा हो रही है। आम आदमी मोबाइल यूज़ करता है, उसको पता है कि उसको नहीं पता है कि कितने मानक तय किए गए हैं, कितने मानक तय नहीं किए गए हैं। इन मानकों का कैसे पता किया जाए? मोबाइल से कितना रेडिएशन होना चाहिए? एक आम, चाहे पहले एक सिंपल मोबाइल आता था, उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन आए, उसके बाद स्मार्टफोन आए, अब लेटेस्ट स्मार्टफोन में हम चेक कर सकते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में इतना रेडिएशन उत्सर्जित हो रहा है, इतना उत्पन्न हो रहा है। आम आदमी को तो सिंपल ये जानना है कि जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, उपयोग में ला रहा हूँ, उससे मुझे कितना, मेरी बॉडी को, मेरे शरीर को मुझे खतरा हो रहा है, मेरे परिवार वालों को खतरा हो रहा है या मेरे आसपास वालों को खतरा हो रहा है। थोड़ा सा सिंपल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताएं। तो अब मानक 2 तरीके के हो गए। एक तो टावर के मानक जिसको वो पूरे सुचारू रूप से
अनुपालन में है या नहीं है, उनको क्षेत्रीय कार्यालय दूरसंचार विभाग वो इंश्योर करता है। दूसरा, 2013 में जो गाइडलाइंस आई वो मोबाइल के जो सार वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक अवशोषण दर, वो जो रेट है वो मानक जो है 2013 में अनुपालन के लिए आए। देखिए मेरे पास इतना समय नहीं है, समय देखिए हमारी बातों में बिल्कुल खत्म हो गया है, मेरे पास लगभग 2 मिनट है मेरे पास। तो इन 2 मिनटों में पहले बात तो मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने लिखा भी था कि अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन से रेडिएशन का पता करना है तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको *#, उसके बाद 07 और हैश, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा, आपने जिसको ओके किया कि आपके मोबाइल फ़ोन में कितना रेडिएशन उत्पन्न हो रहा है। यदि आपने कहा कि 1.6 होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो खतरनाक है, फिर वो अगर कम है तो फिर ठीक है। जब आप ये नंबर डायल करते हैं जी, तो वो आपके उपकरण की क्वालिटी बताता है कि अगर वो उपकरण आपके शरीर के पास है तो वो कितना रेडिएशन उत्सर्जित करेगा जिसको आप अवशोषित करेंगे। अगर वो इस लिमिट से ज़्यादा है तो वो उपकरण हमें काम में नहीं लेना है। और इस तरीके से देखा गया है कि अभी जो भी इस तरीके के उपकरण अपने देश में बिक रहे हैं, जो आ रहे हैं, वो इन मानकों से प्रतिबद्ध हैं। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि हमारे हाथ में जो उपकरण है वो उस क्वालिटी का, उस मानक के अंतर्गत है या नहीं है। ये सबसे सेफ साइड है। बाकी रही बात मोबाइल टावर की, वो हम लोग जो है क्षेत्रीय कार्यालय दूरसंचार जो है वो टेक केयर करता है जी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पोर्टल है तरंग संचार पोर्टल, जो दूरसंचार मंत्रालय के तत्वाधान में आता है। उस पर कोई भी आम नागरिक लॉगिन करके जा सकता है और जाने के बाद उसमें अपने आसपास के टावरों की स्थिति पता कर सकता है। वहाँ ये भी सुविधा है कि वो अगर अपने आसपास के टावर के उत्सर्जन, एमिशन या रेडिएशन के बारे में जांच कराना चाहता है तो एक फीस जमा करके वो इस जांच को करा सकता है। और जो कई बार लोग कराते हैं ताकि अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ का टावर ज़्यादा रेडिएशन दे रहा है तो वो इस सुविधा का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। संजय जी, अब क्योंकि हमारे पास टाइम अब ख़त्म हो चुका है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लंबा विषय है ये, और इस पर बहुत चर्चा हो सकती है। बहुत जल्द हम आपको किसी दूसरे कार्यक्रम में फिर इसमें बुलाएंगे और आपसे जानने का प्रयास करेंगे इस विषय पर। और लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हमें कुछ एक नियम बनाने होंगे, वो नियम जब तक हम उनकी अनुपालना नहीं करेंगे कि बच्चों को फ़ोन देना है, कब तक देना है, कितनी देर तक उसे अपना मोबाइल फ़ोन चलाना है, ये सब चीज़ें हैं जो कि केवल मात्र माँ बाप ही तय कर सकते हैं। क्योंकि मानक यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय किए गए हैं तो घर पर भी वो जो मानक हैं वो तय ज़रूर होने चाहिए। तो फिलहाल जनवाणी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन हिमाचल। नमस्कार। नमस्ते।